हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज के इस सेशन में हम ट्वेल्थ क्लास की हमारी जो एनसीईआरटी है इंडिया की भारत ब्लॉक और अर्थव्यवस्था उसके चैप्टर नंबर 9 को डिस्कस करेंगे। और इसमें हम बेसिकली भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणीय विकास यानी जो प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के संबंध में जो भी इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉन्सेप्ट है इसकी जो इंडिया के कौन से रीजन है जहाँ पे नियोजन की ज़रूरत है, प्लानिंग की ज़रूरत है, कौन कौन से जो नेचुरल रिसोर्सेज है उन पे सतत पोषणीय विकास के पॉइंट ऑफ व्यू से फोकस करने की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में डिटेल से डिस्कस करेंगे और साथ में हम जो वेरियस जो प्रोग्राम है गवर्नमेंट के, फॉर एग्जांपल डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ड्रॉट एरिया प्रोन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, स्मॉल फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी है, उसी प्रकार से मार्जिनल फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी है। तो ये सारी चीज़ें हम डिटेल से देखेंगे उनकी कब शुरुआत हुई। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, हायरार्किकली पूछते हैं कि कौन सा प्रोग्राम किस साल लॉन्च किया गया, या ऐसे तीन चार प्रोग्राम दे देंगे और उनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछ लेंगे आपसे, ठीक है। तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और इसमें हम डिटेल से डिस्कस नहीं करेंगे, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन्हीं को देखेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा थ्योरेटिकली नहीं पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले हम नियोजन शब्द के बारे में देख लेते हैं कि एक जो प्लानिंग वर्ड होता है नियोजन, उसका मतलब क्या है, ठीक है। नियोजन शब्द आपके लिए नया नहीं है क्योंकि हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग आने वाले शब्दों का अंग है। आपने इस शब्द का प्रयोग अपनी परीक्षा अथवा किसी पर्वतीय स्थल पर जाने के लिए की गई तैयारी के संदर्भ में होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे जब एग्जाम आते हैं बोर्ड्स के या मिड ईयर एग्जाम आते हैं अर्धवार्षिक परीक्षा, उससे पहले हम प्लानिंग करते हैं कि हमारे कितने सब्जेक्ट हैं। उसी प्रकार से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कौन सा एग्जाम सबसे पहले है और कौन सा एग्जाम सबसे लास्ट में है। हमें एग्जाम में कौन कौन से जो इंस्ट्रूमेंट बोल सकते हैं हम, क्योंकि एग्जाम के लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो कौन कौन से पेन, पेंसिल, रबर, जो जो भी चीज़ें हैं। जैसे साइंस का एग्ज़ाम है तो हमें मैप बनाने पड़ेंगे, और इसी प्रकार से जो पॉलिटी का एग्ज़ाम है तो वहाँ पे लिखना पड़ेगा, तो वहाँ पे अच्छे दो तीन पेन लेके जाने पड़ेंगे, ठीक है। तो जहाँ पे डायग्राम बनाने होते हैं वहाँ पे हमें पेन, पेंसिल, रबड़, ये सारी चीज़ें, कलरफुल सारी चीज़ें लेके जानी पड़ती है, ठीक है। तो नियोजन के संबंध में फॉर एग्जांपल इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से जो डेजर्ट एरिया है या पर्वतीय क्षेत्र है, तो इनमें नियोजन की पॉलिसी, दोनों की अलग अलग पॉलिसी तो सेम हो सकती है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है नियोजन का, प्लानिंग का, वो अलग हो सकता है। क्योंकि डेजर्ट एरिया में हमें वनीकरण पर जोर देना है, यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी को रिस्टोर करना है, वहीं पे पर्वतीय क्षेत्र में ऑलरेडी बायोडाइवर्सिटी अपने मैक्सिमम पॉइंट पे है, वहाँ पे अच्छे खासे वनावरण है, जीव जंतु भी है, लेकिन उनको प्रोटेक्ट करना है हमें, ठीक है। तो डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो नियोजन होता है, इससे सोच विचार की प्रक्रिया, कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करना, उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु गतिविधियों का क्रियान्वयन सम्मिलित है। यानी सबसे पहले तो हमें सोच विचार मतलब प्रोसेस क्या रहेगी। फॉर एग्जांपल परीक्षा से संबंध में बात करें तो क्या प्रोसेस रहेगा, पढ़ाई कैसे करनी है, उसके बाद में एग्जाम से पहले हमें किस किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें। उसी प्रकार से हम पर्वतीय क्षेत्र के संबंध में विकास की बात करें तो हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, प्रोसेस क्या रहेगी वहाँ पे डेवलपमेंट के संबंध में, और जो नेचुरल बायोडाइवर्सिटी है उनको किस तरह से हमें प्रोटेक्ट करना है, ये सारी चीज़ें। उसी प्रकार से प्रक्रिया हमें सोचने के बाद में रूपरेखा तैयार करनी है, और उसके बाद में उद्देश्यों को प्राप्त करने की हेतु गतिविधियों का क्रियान्वयन सम्मिलित है। यद्यपि यह एक शब्द व्यापक है, परंतु इसका इस अध्याय में इसके प्रयोग आर्थिक विकास की तीव्र प्रक्रिया के संदर्भ में किया जा रहा है, ठीक है। यानी अब आर्थिक विकास और नियोजन शब्द एक दूसरे से कैसे समान है, ठीक है। मतलब इनकी दोनों की इक्वल जो डिफरेंस क्या है इनमें, और इनमें सिमिलरिटी क्या है वो देखते हैं, ठीक है। एक तरफ है नियोजन, ठीक है, और दूसरी तरफ है आर्थिक विकास, ठीक है। अब आर्थिक विकास में क्या होता है कि इसमें एक तो होती है ग्रोथ और एक होता है डेवलपमेंट, दो चीजें होती है। ग्रोथ पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, डेवलपमेंट ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब नियोजन का मतलब है कि कोई क्षेत्र है, फॉर एग्जांपल हम हिली एरिया की बात करते हैं, यहाँ पे हिली एरिया है, इस क्षेत्र में हमें सड़क बनानी है, ठीक है। तो सड़क बनानी है तो पहले हम हिली एरिया की जो टोपोग्राफी है उसको स्टडी करेंगे कि टोपोग्राफी किस टाइप की है, यहाँ पे कोई घाटी है या नहीं है, कहीं हिली, जो हिली एरिया है वो रिजिडिटी कितनी है उनकी। तो रिजिडिटी का मतलब है कि उबड़ खाबड़ कितना एरिया है, ठीक है, समतल एरिया कहाँ पे है, रोड कैसे किस टाइप से बन सकती है। अब मैप डिसाइड करने के बाद में क्या होगा कि हम यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी का आंकलन करेंगे कि कौन से क्षेत्र में जीव जंतु ज़्यादा है, पेड़ पौधे ज़्यादा है, कौन से क्षेत्र में रोड को बनाने के लिए पेड़ पौधे ज़्यादा काटने पड़ेंगे, कम काटने पड़ेंगे। उसी प्रकार से हमें जो टोपोग्राफी है, जो इक्विलिब्रियम है लैंड सरफेस का, उसको देखना पड़ेगा कि कहाँ पे भूस्खलन ज़्यादा आते हैं, कहाँ पे सिस्मिक एक्टिविटी ज़्यादा होती है,
कहाँ पे जो लैंडस्लाइड है वो ज़्यादा आता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद में हम किसी सड़क को बनाएंगे, ठीक है। तो ये नियोजन और प्लानिंग में ये अंतर संबंध होता है, ठीक है। अतः उस तीर और तुका विधि से भिन्न है जिससे सुधार और पुनर्निर्माण का कार्य किया जाता है। सामान्यतः नियोजन को दो भागों, खंडीय यानी सेक्टोरल नियोजन और प्रादेशिक नियोजन। एक तो होता है सेक्टोरल नियोजन, नियोजन का मतलब होता है ये एक पूरा क्षेत्र है, माना कि ये हमें डायग्राम दे रखा है, ठीक है। अब इस डायग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये एक पूरा क्षेत्र है। यहाँ पे ये क्या है, नहर है, नहर बनी हुई है आसपास में, यहाँ पे डेजर्ट एरिया है, ठीक है। यहाँ पे नहर के आसपास में घना फॉरेस्ट एरिया है, यहाँ पे ये कुछ चेकिंग पॉइंट है या कंट्रोलिंग पॉइंट है, ठीक है। तो खंडीय पॉइंट का मतलब है कि हम किसी एक इस नहर वाले क्षेत्र पे फोकस करना है हमें, दूसरे जो एरिया है उस पे फोकस नहीं करना है। दूसरा है प्रादेशिक नियोजन। प्रादेशिक नियोजन का मतलब है सभी चीज़ों पे फोकस करना है हमें। हमें नहर पे भी फोकस करना है, आसपास वाले जो डेजर्ट एरिया है वहाँ पे भी फोकस करना है, जो डेंस फॉरेस्ट एरिया वहाँ पे भी फोकस करना है। तो ये दो चीज़ों से होता है, ठीक है। तो उसके बाद में खंडीय नियोजन का अर्थ है अर्थव्यवस्था के विभिन्न सेक्टरों, कृषि, सिंचाई, विनिर्माण, ऊर्जा निर्माण, परिवहन, ठीक है, संचार, सामाजिक अवसंरचना, सेवाओं के विकास के लिए कार्यक्रम बनाना, उनको लागू करना, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर हो सकता है। उसी प्रकार से किसी भी देश में सभी क्षेत्रों में एक समान आर्थिक विकास नहीं हुआ है, कुछ क्षेत्रों में बहुत अधिक विकसित हुए हैं, कुछ पिछड़े हुए हैं। विकास का ये असमान प्रतिरूप यानी पैटर्न सुनिश्चित करना करता है कि नियोजन एक स्थानिक परिप्रेक्ष्य अपनाए तथा विकास में प्रादेशिक संतुलन कम करने की योजना बनाई। यानी कहने का मतलब है कि देश का ये फॉर एग्जांपल इंडिया मानते हैं हम, ऐसे हाइपोथेटिकली मानते हैं इंडिया ऐसा है, ठीक है। बाकी इंडिया का मैप बहुत बहुत ब्यूटीफुल है। यहाँ पे हम ऐसे मानते हैं कि इंडिया का ये मैप है। अब फॉर एग्जांपल ये एरिया है वो हाईली डेवलप्ड है, उसी प्रकार से ये एरिया है वो यहाँ पे भूखमरी, गरीबी, बेरोजगारी, यहाँ पे फिजिकल कनेक्टिविटी है नहीं, ठीक है। वापस ये एरिया है ज़्यादा डेवलप हो गया, ठीक है। ये एरिया है कम डेवलप हुआ है, ठीक है। और ये पोर्शन है वो डेवलप हो गया है। तो अब क्या करेंगे, हमें यहाँ पे ये एक प्रदेश है, इंडिया एक पूरा प्रदेश है, प्रादेशिक क्षेत्र मानते हैं, उसके अंदर हमें कुछ खंडीय यानी सेक्टोरल डेवलपमेंट करने हैं। यहाँ पे हिली एरिया, यहाँ पे डेजर्ट एरिया, तो यहाँ पे हमें डेवलपमेंट करना है। रोड अच्छी बनानी है, विद्युत की फैसिलिटी अच्छी करनी है, अच्छे हेल्थ और एजुकेशन के संबंध में इंस्टीट्यूशन बनाने हैं। लोगों की पार्टिसिप जो लोगों की सहभागिता है वो बढ़ानी है प्रशासनिक गतिविधियों में, ठीक है। तो ये सारी चीजें करेंगे तो ऑटोमेटिक ये धीरे धीरे इनका जो इक्वलिटी है वो इस दूसरे सेशन के क्षेत्र के सापेक्ष आ जाएगी, ठीक है। तो ये है बेसिकली हमारा जो नियोजन यानी जो प्लानिंग है उसके संबंध में ये बातें हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात इंपॉर्टेंट है कि स्वतंत्रता के बाद भारत में केंद्रीकृत योजनाओं को अपनाया गया। केंद्रीकृत का मतलब है सेंट्रलाइज्ड योजना, यानी सेंटर जो भी इंस्ट्रक्शन देगी उसके अनुसार विकास होगा। लेकिन धीरे धीरे विकेंद्रीकृत बहुस्तरीय योजनाओं का और कदम बढ़ाए गए। बाद में धीरे धीरे यहाँ पे जो अनेक केंद्र बने थे उनका उनकी बातें भी मानने लगे, ठीक है। केंद्र, राज्य और जिला स्तर पर योजना को तैयार करने की जिम्मेदारी योजना आयोग की थी, परंतु 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना कर दी गई। एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। नीति आयोग की स्थापना कब हुई है, ठीक है। केंद्र और राज्य सरकारों की युक्ति गत तथा तकनीकी सलाह देने के लिए भारत के आर्थिक नीति निर्माण में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आयोग की स्थापना की गई है, ठीक है। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की थी, इससे पहले योजना आयोग था, ठीक है। तो ये बात है। अब हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो मेन मेन बातें हैं उन्हीं को पढ़ेंगे, ठीक है। हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। जैसे यहाँ पे दो टर्म है, यहाँ पे पहला है लघु कृषक विकास संस्थान, SFDA, और सीमांत किसान विकास संस्थान, ठीक है। तो एस एफ डी ए की स्थापना मतलब ये प्रोजेक्ट कब लागू हुआ, यानी इसको बोलते हैं स्मॉल फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी। इसको 1971 में स्टार्ट किया गया है, शुरू किया गया है। और जो मार्जिनल फार्मर डेवलपमेंट प्रोग्राम है यानी सीमांत किसान संस्थान है, इसकी जो शुरुआत है वो कब हुई, 1977 में। 1977 और 78 में हुई है, ठीक है। तो ये बातें इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। ये 1971 यहीं पे लिख देते हैं। और इसी प्रकार से 8वीं पंचवर्षीय योजना में पर्वतीय क्षेत्रों तथा उत्तरी पूर्वी राज्यों, जनजाति और पिछड़े अवसंरचनाओं को विकसित करने के लिए विशिष्ट योजना तैयार किया गया, ठीक है। तो ये 8वीं पंचवर्षीय योजना में उत्तरी पूर्वी राज्य, जनजातीय, पिछड़े इन क्षेत्रों में अवसंरचना विकास पर जोर दिया गया। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है 8वीं पंचवर्षीय योजना में। उसी प्रकार से पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम योजना, ठीक है। अब पर्वतीय क्षेत्र कहाँ कहाँ पे है, जैसे उत्तर प्रदेश के सारे पर्वतीय वन, ठीक है। जो वर्तमान में उत्तराखंड है, पहले उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश एक ही हुआ करते थे, ठीक है। तो उत्तराखंड है, मिकीर की पहाड़ियां हैं, असम की कछार की पहाड़ियां हैं, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग है, तमिलनाडु में नीलगिरी है, ठीक है। कुल मिलाकर 15 जिले शामिल है इसमें, ठीक है। तो ये
हिली एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम कब लागू लागू किया गया? ठीक है, हिली एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम 1974-75 में स्टार्ट किया गया है। ठीक है, 1974-75 में इसको स्टार्ट किया गया है। ठीक है, उसी प्रकार से ये इनके 1981 में पिछड़े क्षेत्रों पर राष्ट्रीय समिति ने इन सभी पर्वतीय क्षेत्रों को पिछड़े पर्वतीय क्षेत्रों में शामिल करने की सिफारिश की है जिनकी ऊंचाई 600 मीटर से अधिक है और जिनमें जनजातीय उप योजना लागू नहीं है। यहाँ पे जहाँ पे जनजातीय उप योजना लागू नहीं है और जिनकी ऊंचाई 600 मीटर से ज्यादा है, यानी जो मेन सी लेवल है उससे 600 मीटर से ऊंचे वाले रीजन है उनको इस योजना में इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। पर्वतीय क्षेत्र विकास योजना का जो क्राइटेरिया है वो 600 मीटर से ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं और जो जनजातीय उप योजना में शामिल नहीं है। ठीक है, अब भाई साहब पिछड़े क्षेत्र है पर्वतीय क्षेत्र, उनमें विकास में कौन कौन से आयाम होंगे? जैसे सभी लोगों को लाभान्वित करना, केवल को जो प्रभावशाली लोग हैं उनको ही लाभ ना मिले, स्थानीय संसाधनों और प्रतिभाओं का विकास करना। ठीक है, और इसी प्रकार से जीविका निर्वाह अर्थव्यवस्था को निवेश उन्मुखी अर्थव्यवस्था बनाना। कहने का मतलब पर्वतीय क्षेत्र में उतना ही बोते हैं जितनी उनकी जरूरत होती है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो ऑर्चर्ड के फॉर्मा होते हैं, ठीक है, जो फल उत्पादन के लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन होते हैं, तो उनको भी बढ़ावा देना। अंतर प्रादेशिक व्यापार में पिछड़े क्षेत्रों का शोषण न हो। अंतर प्रादेशिक का मतलब है कि जो रीजनल लेवल पर ट्रेड करते हैं उनमें उन वो कहने का मतलब धीरे धीरे ट्रेड कम हो जाता है तो वो यहाँ पे गायब हो जाते हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे उनको गायब नहीं करना, बढ़ाना है। फिर पिछड़े क्षेत्रों को बाजार व्यवस्था में सुधार करके श्रमिकों को लाभ पहुंचाना और पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखना। ठीक है, इकोलॉजिकल जो बैलेंस है उनको बनाए रखना। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं पहाड़ी क्षेत्र में। उसी प्रकार से नेक्स्ट है हमारा सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम। ठीक है, तो सूखा ड्रोट एरिया ड्रोट प्रोन एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम कौन सी पंच ये आपका जो पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम है ना, ये आपके 4th 5 ईयर प्लान में लागू किया गया था। ठीक है, तो एग्जाम में कभी कभी 5 ईयर प्लान भी पूछ लेते हैं। ठीक है, तो ड्रोट प्रोन एरिया प्रोग्राम कब स्टार्ट किया गया? 1973-74 में, 1973-74 में, और चतुर पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, तो ये याद रखना 4th 5 ईयर प्लान में रखा गया था। और अब जैसे सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम है, तो जैसे सबसे पता चल रहा है कि सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में ये प्रोजेक्ट वर्क करेगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे दे रखा है कि सिंचाई परियोजना, भूमि विकास कार्यक्रम, वनीकरण, चारागाह विकास, आधारभूत ग्रामीण अवसंरचना जैसे विद्युत, सड़क, बाजार, ऋण सुविधा और सेवाओं पर जोर दिया गया है। ठीक है, तो बेसिकली ये बातें हैं। और सूखा संभावित क्षेत्र के विकास की रणनीति में जल, मिट्टी, पौधे, मानव, पशु, जनसंख्या के बीच में पारिस्थितिकी संतुलन पुनः स्थापित करना और मुख्य रूप से इन पर ध्यान देना। ठीक है, तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि 1963 में योजना आयोग ने देश के 67 जिलों को पूर्ण या आंशिक पहचान करके सूखा संभावित जिलों के रूप में माना है। और 1972 में सिंचाई आयोग ने 30% सिंचित क्षेत्र का मापदंड लेकर सूखा संभावित क्षेत्र का परिसीमन किया है। यानी 1972 में सिंचाई आयोग ने ये बोला था कि कोई भी डिस्ट्रिक्ट है उसमें यदि 30% से कम एरिया सिंचित क्षेत्र के अंदर आता है तो उसको सूखा संभावित क्षेत्र में बांट देंगे। ठीक है, तो कौन कौन से है सूखा संभावित क्षेत्र? राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र का मराठवाड़ा, आंध्र प्रदेश का रायलसीमा, तेलंगाना पठार, कर्नाटका पठार, तमिलनाडु की उच्च भूमि, आंतरिक भाग के शुष्क और अर्ध शुष्क भागों में फैले हुए क्षेत्र हैं। ठीक है, पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान में सूखा प्रभावित क्षेत्र सिंचाई के प्रसार के कारण सूखे से बच जाते हैं। यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे, जो यमुना ने सॉरी इंदिरा गांधी नहर है उस वजह से ये है। अब नेक्स्ट है यहाँ पे एक गद्दी जनजाति है। ठीक है, गद्दी समुदाय है, वो कहाँ पे रहता है? भरमौर। ठीक है, ये हमें इतना ही याद रखना है कि यहाँ पे जो भरमौर हिमाचल प्रदेश में रहती है। ठीक है, चंबा जिले में। तो कभी गद्दी बकरवाल टाइप की जो जनजातियाँ हम पढ़ते हैं तो वो इस हिमाचल वाले रीजन में रहती है। ठीक है, यह गदियाली भाषा बोलते हैं। ठीक है, तो बस यही रखना, ये लोग ऋतु प्रवास करते हैं। ठीक है, तो ऋतु प्रवास हमने इंडिया की ज्योग्राफी पढ़ा था, फिजिकल ज्योग्राफी इंडिया की, उसमें हमने ऋतु प्रवास के बारे में पढ़ा था। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे है 1974 में 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जनजातीय उप योजना प्रारंभ की है। ठीक है, अब हमने उस अभी पहले पढ़ा था ना कि जो पर्वतीय विकास कार्यक्रम है, ठीक है, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, तो जनजातीय उप योजना लागू की गई है। ठीक है, तो ये कब की गई है? ये 1974 में लागू की गई, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसी प्रकार से ये इस क्षेत्र की लेटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल जो जो एक्सटेंशन है वो दे रखा है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो उसी प्रकार से जैसे यहाँ पे ये चंबा डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश का, उसमें भरमौर क्षेत्र है ये। ठीक है, यहाँ पे गोमती क्षेत्र है, बुधील नदी बहती है यहाँ से। ठीक है, कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये रावी नदी है ना, रावी नदी की दो सहायक नदियां हैं, एक तो बुधील नदी है और दूसरी तुंदाह नदी है। ये एग्जाम में पूछ सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, एक तो है
तुंदा और दूसरी है बुदील। एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये किन की सहायक नदियां हैं, तुदा और बुंदेल, क्योंकि ये एग्जाम एनसीईआरटी बुक में दे रखा है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये रावी नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है। उसी प्रकार से नेक्स्ट हमारा इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो है सतत पोषणीय विकास। ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है वो क्या है, इसको एक बार डिटेल से पढ़ेंगे। ये साधारणतः विकास शब्द से अभिप्राय समाज विशेष की स्थिति और उसके द्वारा अनुभव किए गए परिवर्तनों की प्रक्रिया से है। मानव इतिहास के लंबे अंतराल में समाज और उनके जैव भौतिक पर्यावरण की निरंतर अंतःक्रिया समाज की स्थिति का निर्धारण करती है। मानव और पर्यावरण अंतःक्रिया की प्रक्रिया इस बात पर निर्भर करती है कि समाज किस प्रकार की प्रौद्योगिकी विकसित की है और किस प्रकार के संस्थाओं का पोषण किया है। प्रौद्योगिकी और संस्थाओं ने मानव पर्यावरण अंतःक्रिया को गति प्रदान की है, तो इसे पैदा हुए समय ने प्रौद्योगिकी का स्तर ऊंचा उठाया है और अनेक संस्थानों का निर्माण और रूपांतरण किया है। यानी फॉर एग्जाम्पल सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है कि जैसे जैसे अभी यहाँ पे हम जो नेचुरल बात है, बेसिक फिनोमेना है, उसकी बात कर रहे हैं। जैसे जैसे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुई, उसके बाद में बहुत सारे इक्विपमेंट का डेवलपमेंट हुआ। ठीक है। और उसके बाद में जैसे फॉर एग्जांपल पहले ह्यूमन सोसाइटी के पास में एसी नहीं थी। ठीक है। तो प्रेजेंट टाइम में एसी है। ठीक है। तो ये क्या है कि जो इक्वेटोरियल रीजन है यहाँ पे ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर हाई रहता है, तो इस वजह से गर्मी ज़्यादा पड़ती है। तो अब ह्यूमन ने एक एसी का इन्वेंट किया, आविष्कार किया है। उस वजह से ये विश्ववित्तीय क्षेत्र में भी शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु वाली फीलिंग ले रहे हैं। ठीक है। तो ये एक प्रौद्योगिकी का अ, नवाचार है। ठीक है। अतः विकास एक बहुआयामी संकल्पना है और अर्थव्यवस्था, समाज तथा पर्यावरण में सकारात्मक और अनुत्क्रमणीय परिवर्तन का द्योतक है। यानी जो डेवलपमेंट हो रहा है, यानी जो विकास हो रहा है, विकास बहुआयामी संकल्पना है। बहुआयामी का मतलब क्या है, अर्थव्यवस्था पर भी इम्पैक्ट डालता है, समाज पर भी डालता है, पर्यावरण पर भी डालता है। ठीक है। सकारात्मक व अनुत्क्रमणीय का मतलब है कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टाइप के चेंजेस ये लाता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ऐसी बनाई है तो ह्यूमन एफिशिएंसी के लिए तो इंपॉर्टेंट है। कोई व्यक्ति एसी वाले रूम में बैठ के काम करता है तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। ठीक है। माइंड सेट अच्छा रहता है उसका। दूसरी तरफ कोई व्यक्ति है जो नॉन एसी वाले रूम में बैठा है तो उसको ह्यूमिडिटी है, टेम्परेचर है, ठीक है, इन इन सारी चीज़ों से लड़ना पड़ेगा। ठीक है। तो इस वजह से ह्यूमन एफिशिएंसी में तो ग्रोथ हुई है, लेकिन जो ओजोन परत से संबंधित जो गैसें निकलती है एसी से, ठीक है, तो वो पर्यावरण के संबंध में नुकसानदायी होती है। विकास की संकल्पना गतिक है, यानी विकास डायनामिक है। डायनामिक का मतलब है कि चलता रहता है। ठीक है। चाहे नेगेटिव हो या चाहे पॉजिटिव हो। ठीक है। इस संकल्पना का प्रादुर्भाव 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ है। द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत विकास की संकल्पना आर्थिक वृद्धि की पर्याय थी, जिसे सकल राष्ट्रीय उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय और प्रति व्यक्ति उपभोग में समय के साथ में बढ़ोतरी के रूप में मापा जाता है। परंतु अधिक आर्थिक विकास वाले देशों में भी असमान वितरण के कारण गरीबी का स्तर बहुत तेजी से बढ़ा है। ठीक है। अतः 1970 के दशक में पुनर्वितरण के साथ वृद्धि और समानता जैसे वाक्यांश विकास की परिभाषा में शामिल किए गए। ठीक है। पुनर्वितरण और समानता के प्रश्नों से निपटते हुए ये अनुभव किया है कि विकास की संकल्पना को मात्र आर्थिक प्रक्षेप तक ही सीमित नहीं रखा जा सकता। इसमें लोगों के कल्याण और रहने के स्तर, जन स्वास्थ्य, शिक्षा, समान अवसर और राजनीतिक और नागरिक अधिकारों से संबंधित मुद्दे भी सम्मिलित हैं। 1980 के दशक तक विकास एक बहुआयामी संकल्पना के रूप में उभरा है, जिसमें समाज के सभी लोगों के लिए वृहद स्तर पर सामाजिक और भौतिक कल्याण का समावेश है। यानी हम दो चीजें देखते हैं यहाँ पे एक तो है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक बात बोली थी कि जो विकास है, विकास एक गति कॉन्सेप्ट है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बात मानते हैं कि यहाँ पे 100 लोग रह रहे हैं। ठीक है। और 100 लोग रह रहे हैं, उसी प्रकार से दूसरा क्षेत्र यहाँ पे भी 100 लोग रह रहे हैं। ठीक है। तो अब एक होता है डेवलपमेंट, एक ग्रोथ होती है, यानी ग्रोथ पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि पॉजिटिव ग्रोथ का मतलब है कि कोई व्यक्ति है, उसको, जैसे फॉर एग्जांपल वो व्यक्ति पहले ग्रामीण क्षेत्र में रहता था, फिर शहरी क्षेत्र में चला गया। ठीक है। तो ग्रामीण क्षेत्र में उसको रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा ये सुविधाएं नहीं मिल रही थी, लेकिन वो जैसे ही शहरी क्षेत्र में गया तो उसको रोजगार मिला, तो चिकित्सा और शिक्षा भी मिलने लगी। ठीक है। तो इसके जो डेवलपमेंट था, ह्यूमन डेवलपमेंट था, उसमें वृद्धि हुई, साथ में पॉजिटिव ग्रोथ रेट भी हुई। यदि वही व्यक्ति वापस ग्रामीण क्षेत्र में चला जाए, ठीक है, तो ग्रामीण क्षेत्र में जाएगा तो अब उनकी जो सुविधाएं हैं उनमें ग्रोथ कैसी होगी, नेगेटिव होगी, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में उसको चिकित्सा नहीं मिलेगी, रोजगार नहीं मिलेगी, शिक्षा नहीं मिलेगी। ठीक है। तो ये नेगेटिव ग्रोथ हो गई। ग्रोथ तो हो रही है लेकिन नेगेटिव हो रही है। ठीक है। लेकिन अब विकास पे क्या प्रभाव पड़ा कि विकास विकास पे
ये प्रभाव पड़ा है कि पहले ह्यूमन डेवलपमेंट अच्छा था जब वो गांव छोड़ के शहर में गया था, ठीक है, उसको सुख सुविधाएं मिल गई थी, चिकित्सा मिल गई, रोजगार मिल गया, ठीक है, तो ये सारी फैसिलिटीज उसको मिल गई। लेकिन जैसे ही वो ग्रामीण क्षेत्र में आया, उसका डेवलपमेंट प्रभावित हुआ, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे बेसिकली बोली है। 1960 के दशक के अंत में पश्चिमी दुनिया में पर्यावरण संबंधी मुद्दे पर बढ़ती जागरूकता की सामान्य वृद्धि के कारण सतत पोषणीय धारणा का विकास हुआ, यानी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट है उसका जो विकास है वो 1960 के दशक में शुरू हो गया था। इससे पर्यावरण पर औद्योगिक विकास के अनपेक्षित प्रभावों के विषय में लोगों की चिंता प्रकट हुई। यानी लोगों ने फीलिंग ली, लोगों ने अनुभव किया है कि जैसे हम आर्थिक विकास कर रहे हैं, हम उद्योग लगा रहे हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट कर रहे हैं, लार्ज स्केल पर पेड़ पौधे काट रहे हैं और वहाँ पे हम नगर बसा रहे हैं, एग्रीकल्चरल जो लैंड है उसको उसकी जगह हम शहरी क्षेत्र का विकास कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमारा जो एनवायरमेंटल इम्बेलेंस है यानी पर्यावरण असंतुलन है उसको हम बढ़ावा दे रहे हैं। और यदि एनवायरमेंटल इम्बेलेंस ज़्यादा हो गया यानी पर्यावरण असंतुलन ज़्यादा लेवल पर बढ़ गया, तो जो प्रोसेस है यानी जो स्वच्छ आकाश का, स्वच्छ वायु का, स्वच्छ जल का, स्वच्छ मृदा का, ये कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होगा, ये साइकिल कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होगा। तो ये साइकिल डिस्टर्ब होगा तो ओवरऑल जो प्रोडक्टिविटी है इकोसिस्टम की और जो खाद्यान्न उत्पादन की उस पर प्रभाव पड़ेगा। तो यदि इन पे प्रभाव पड़ा तो बाद में यदि खाद्यान्न प्रॉपर लेवल पर डेवलपमेंट नहीं होगा तो बाद में भूखमरी आएगी, गरीबी बढ़ेगी, गरीबी बढ़ेगी तो रोजगार कम हो जाएंगे, ठीक है, कहने को मतलब गरीबी बढ़ेगी तो पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये सारे कहीं ना कहीं नेगेटिव एस्पेक्ट हमको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार से 1968 में 1968 में 1968 में एहरलिच, ठीक है, की पुस्तक द पॉपुलेशन बॉम्ब, ये इंपॉर्टेंट है। एहरलिच ने 1968 में द पॉपुलेशन बॉम्ब पुस्तक को प्रकाशित किया था। 1972 में मिडोस और अन्य द्वारा लिखी गई पुस्तक द लिमिट्स टू ग्रोथ, ये भी इंपॉर्टेंट है, के प्रकाशन के विषय पर लोगों और विशेषकर पर्यावरणविदों की चिंता और भी गहरी हो गई। यानी इन दो व्यक्तियों ने ये सारी प्रॉब्लम्स थी जो एक बुक में उखेरा और उसको पब्लिश कर दिया। तो एनवायरमेंटलिस्ट को तो पहले ही चिंता हो रही थी लेकिन बाद में इन बुकों को पढ़ा तो उनको और प्रॉब्लम हो गई कि एक तो हमारी पॉपुलेशन है जो बॉम्ब की तरह बढ़ रही है, यानी एक पॉपुलेशन ग्रोथ है वो अनियंत्रित हो जाती है तो फिर जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनमें कमी आ जाती है और जो नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल है उनमें भी मारकाट होती है, लूटपाट होती है। जैसे हम अफ्रीकन कंट्रीज के बारे में पढ़ते हैं, वहाँ पे क्राइसिस होते हैं। और प्रेजेंट टाइम में थोड़ा दिन पहले पाकिस्तान में यही हालत थी कि वहाँ पे खाने के जो रिसोर्सेज है वो कम बढ़ गए थे, ठीक है। तो उसी प्रकार से द लिमिट टू ग्रोथ का मतलब है कि जो ग्रोथ हो रही है, जो सस्टेनेबल ग्रोथ हो रही है उसमें कहीं ना कहीं रोक लग रही है, ठीक है, चाहे वो मानव जनित कारणों से हो, पर्यावरणीय जनित कारणों से हो, कहीं ना कहीं ये, ठीक है। इस घटना के परिप्रेक्ष्य में विकास के एक नए मॉडल सतत पोषणीय विकास को कहा जाता है, इसकी शुरुआत हुई, ठीक है। तो अब पर्यावरणीय मुद्दों पर विश्व समुदाय की बढ़ती चिंता को ध्यान में रखकर संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व पर्यावरण और विकास आयोग यानी वर्ल्ड एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट कमीशन की स्थापना की, जिसका प्रमुख नॉर्वे के प्रधानमंत्री गरो हरलेम ब्रटलैंड, ठीक है। जब हम ब्रटलैंड रिपोर्ट पढ़ते हैं ना, जिसे ब्रटलैंड रिपोर्ट के नाम से जानते हैं, ओवर कॉमन फ्यूचर, ये इन्हीं की चेयरमैनशिप के अंडर में ये रिपोर्ट तैयार की गई थी। तो ये याद रखना है कि ये नॉर्वे की प्रधानमंत्री थी उस टाइम, ठीक है। तो इसका पूरा नाम है गरो हरलेम। तो कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कि ब्रेटलैंड रिपोर्ट किसने जारी की, ठीक है, तो आपको एक तो हेरलिच का एग्जांपल दे देंगे, दूसरा मिडोस का दे देंगे और तीसरा गेरो हरलोम हरलेम का दे देंगे, यानी इसका नाम शॉर्ट दे देंगे, ये ब्रेटलैंड आगे से हटा देंगे और तीसरा कोई और नाम, चौथा और कोई नाम दे देंगे, ठीक है। तो अब आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो इसका पूरा नाम याद रखना जरूरी है आपको, ठीक है। पूरा नाम क्या है? गेरो हरलेम ब्रेटलैंड, ठीक है, जिसने ओवर कॉमन फ्यूचर नामक जो रिपोर्ट है वो जारी की थी और 1987 में इसको प्रस्तुत किया था। जो ब्रेटलैंड रिपोर्ट थी वो कब आई? 1987 में। और जो WECD ने सतत पोषणीय विकास की सीधी, सरल एवं वृहद स्तर पर परिभाषा दी। अब परिभाषा कौन सी है? इसमें ये परिभाषा है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, सतत पोषणीय विकास है, उसकी परिभाषा है कि एक ऐसा विकास जिसमें भविष्य में आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकता की पूर्ति को प्रभावित किए बिना वर्तमान की पीढ़ी द्वारा अपनी आवश्यकता की पूर्ति करना, ठीक है। बेसिक सिंपल मीनिंग है कि प्रेजेंट टाइम में जैसे 100 लोग हैं और आने वाले टाइम में 200 लोग हो जाएंगे, 120 हो जाएंगे, मान लेते हैं 120 हो जाएंगे। तो प्रेजेंट टाइम में जो रिसोर्सेज है उनका इतना ही कंजप्शन करना है जितनी हमें ज़रूरत है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि रिसोर्सेज अवेलेबल है इसका मतलब इन सभी को ख़त्म कर दो जल्दी से, जितना जल्दी हो सके इन सभी को ख़त्म कर दो और हमारी जो सुख सुविधाएं हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े डायमेंशन बढ़ा लो, ठीक है। तो उनको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि आने वाली पीढ़ियां हैं उनमें पॉपुलेशन ग्रोथ होगी और उस समय भी नेचुरल रिसोर्सेज की ज़रूरत होगी उनको, ठीक है, उन सभी को ये रिसोर्सेज चाहिए, ठीक है। तो
उनको भी ध्यान में रखना है और अपनी जरूरतों को पूरा करना है उपलब्ध संसाधनों से। ठीक है, बेसिक सिंपल ये परिभाषा है इसकी। ठीक है, तो ये है सतत पोषणीय विकास के संबंध में। और आपको बेसिकली चार पांच बातें इंपॉर्टेंट है याद रखनी है, एक बार वापस रिकैप कर लेते हैं। यहाँ पे तीन चार बातें हैं इंपॉर्टेंट है। पहली है, एक तो एहरलिच ने पुस्तक की जारी की थी द पॉपुलेशन बम, और मिडोस ने 1972 में द लिमिट्स टू ग्रोथ प्रकाशित की थी। उसी प्रकार से विश्व पर्यावरण और विकास आयोग की स्थापना की, और उसका प्रधानमंत्री जो नॉर्वे का प्रधानमंत्री था उसको उसका मेंबर बनाया, हेड बनाया इसका, जिसका नाम था गेरो हरलेम ब्रेटलैंड। और इसने एक ओवर कॉमन फ्यूचर नामक रिपोर्ट तैयार की थी 1987 में, जिसको ब्रेटलैंड रिपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ये परिभाषा है। ठीक है, एक ऐसा विकास जिसमें भविष्य में आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकताओं को पूर्ति को प्रभावित किए बिना वर्तमान पीढ़ी द्वारा अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना। ठीक है, तो ये है बेसिकली हमारे नियोजन और पर्यावरण से संबंधित नहीं सॉरी सतत विकास से संबंधित टारगेट। ठीक है, अब यहाँ पे एक केस स्टडी दे रखी है, इसमें इंदिरा गांधी नहर के बारे में दे रखा है। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर कमान सतत। तो इसमें हमें बेसिकली ये चीज देखना, मैप में देख के समझ जाएंगे, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ये सतलज नदी है, सतलज नदी और व्यास नदी जहाँ पे मिलती है वहां पे एक बैराज बनाया गया है, जिसे बोलते हैं हरिके बैराज। हरिके बैराज के आगे व्यास और सतलज नदी दोनों मिलके सतलज नदी के नाम से आगे जाती है। उसी प्रकार से यहाँ पे हरिके बैराज से एक नहर निकाली है पंजाब से, और ये राजस्थान में एंटर करती है। और राजस्थान में से इंदिरा गांधी नहर के नाम से जानते हैं। पहले इसका नाम राजस्थान नहर था, और प्रेजेंट टाइम में इसका नाम इंदिरा गांधी नहर है। ठीक है, तो ये बेसिकली ये सॉरी ये गंगानगर, गंगानगर के बाद में कुछ पोर्शन है वो जो हनुमानगढ़ है उस वाले रीजन में, फिर जो बीकानेर है, बीकानेर के बाद में जैसलमेर है। ठीक है, और इनकी जो सहायक नहरें हैं, जो इनकी जो कैनाल्स है और लिफ्ट्स है, उनके उनके कारण इनके आसपास वाले रीजन है वहाँ पे इनसे सिंचाई की जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो इंदिरा गांधी नहर है वो जो राजस्थान का थार का मरुस्थल है, ठीक है, वहाँ पे ये सिंचाई करती है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। पहले राजस्थान नहर के नाम से जानते थे, और 1948 में कुंवर सेन द्वारा ये संकल्पित किया गया है, और 31 मार्च 1958 को इसको प्रारंभ किया गया था। ठीक है, और हरी के बैराज से निकाली गई है, थार के मरुस्थल पाकिस्तानी सीमा के समानांतर बहती है। और इसकी लंबाई है वो इस नहर तंत्र की कुल नियोजित लंबाई है वो 9,600 किलोमीटर है। यानी 9,600 किलोमीटर का मतलब है एक तो मुख्य नहर, और उसके आसपास जो ब्रांचें निकाली गई है इनकी, इन सभी की जो टोटल लेंथ है वो इतनी है। और ये 19.63 लाख हेक्टेयर का सीओ कमान क्षेत्र को सिंचाई सुविधा प्रदान करेगा। और 70% जो नहर तंत्र से है, और 30% है वो लिफ्ट तंत्र से सिंचाई किया जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके ये इस क्षेत्र में सिंचाई करेगी। ठीक है, तो इस वजह से इस राजस्थान नहर से या इंदिरा गांधी नहर से क्या चेंजेज आएंगे, कि यहाँ पे पहली बात तो जो शुरुआत से ही पढ़ लेते हैं। प्रथम चरण है जो 1960 के दशक से आरंभ हुआ, और दूसरा चरण 1980 के दशक से आरंभ हुआ। नहर सिंचाई के प्रसार ने शुष्क क्षेत्र में पारिस्थितिकी, अर्थव्यवस्था और समाज को रूपांतरित किया। यानी जो आर्थिक सॉरी जो इकोलॉजिकल सिस्टम था उसको चेंजेस किया। जैसे यहाँ पे पहले रेतीला मरुस्थल था, उसकी जगह पेड़ पौधे बढ़ गए, डाइवर्सिटी बढ़ गई, पेड़ पौधे जीव जंतुओं का हलचल हो रहा है। अर्थव्यवस्था पर भी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है, क्योंकि यहाँ पे जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है उसका ग्रुप बढ़ा है। समाज में भी रूपांतरण आए, लोगों के पास में पैसे आए हैं, संसाधनों की प्राप्ति हुई है। इससे इस क्षेत्र को पर्यावरणीय पारिस्थितिकी पर सकारात्मक नकारात्मक दोनों प्रकार के प्रभाव पड़े हैं। लंबी अवधि में मृदा नमी उपलब्ध होने के कारण कमान क्षेत्र के तहत शुरू किए गए वनीकरण चारागाह विकास कार्यक्रम में यहाँ भूमि हरी भरी हो गई, वायु अपरदन कम हुआ, नहरी तंत्र में बालू निक्षेप की प्रक्रिया भी धीमी पड़ गई। परंतु सघन सिंचाई और जल की अत्यधिक प्रयोग के जल भराव और मृदा लवणता की दोहरी पर्यावरण समस्याएं भी उत्पन्न हुई है। यानी एक तरफ तो पेड़ पौधे और जीव जंतुओं की वजह से बायोडाइवर्सिटी बढ़ी है, लेकिन दूसरी तरफ जल भराव के कारण जो लवणता है वो कैपिलरी एक्शन द्वारा सरफेस एरिया पर आके जम गया, तो इस वजह से लवणता भी बढ़ी है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो पारंपरिक फसलें थी चना बाजरा ग्वार, उसके स्थान पर गेहूं कपास और मूंगफली और चावल जैसी फसलों ने अपना स्थान ले लिया है। और यहाँ पे पशु उत्पादकता में भी अत्यधिक वृद्धि हुई है, क्योंकि चारा मिल जाता है, पानी मिल जाता है, और एक सुटेबल क्लाइमेट मिल जाता है, इस वजह से ये सारी चीजें हो गई है। अब सतत पशुधन विकास को बढ़ावा देने वाले उपाय कौन कौन से हैं? ठीक है, जैसे यहाँ पे पहली सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक जल प्रबंधन नीति को कठोरता से क्रियान्वित करना। यानी जो वाटर है, अवेलेबल वाटर है, उसका मैनेजमेंट करना और उसका पालन करना। दूसरा है कि शस्य प्रतिरूप में सामान्यतः जल संघन फसलों को नहीं बोया जाना चाहिए, इसका पालन करते हुए किसानों को
बागायती फसलों और खट्टे फसलों की खेती करनी चाहिए। यानी जो इंदिरा गांधी नहर के आसपास वाला रीजन है, ये रेतीला क्षेत्र है। यदि यहाँ पे गेहूं और चावल की खेती करेंगे तो जल भरा रहेगा, उसकी वजह से लवणता सतह पर आ जाएगी। उसके स्थान पर जो बागायती फसलें हैं, ठीक है, बागवानी फसलें हैं, उसको फोकस करना चाहिए। यानी जो एग्रीकल्चरल पैटर्न है उन पे चेंजेस लाने चाहिए। तीसरा है कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम, जैसे नालों को पक्का करना, भूमि विकास, समतल बाड़बंदी करना, ठीक है, ये सारी चीजें। और उसके बाद में जल क्रांता और लवणता से प्रभावित भूमि का पुनरुद्धार करना, ठीक है, वृक्ष का रक्षण मेखला करना, एक शेल्टर बेल्ट क्रिएट करना, ठीक है, वृक्ष की एक पट्टी क्रिएट करना, ठीक है। उसी प्रकार से सामाजिक सतत पोषणीयता का लक्ष्य अभी हासिल किया जा सकता है यदि निर्धन आर्थिक स्थिति वाले भूवंटियों को कृषि विकास में पर्याप्त मात्रा में वित्तीय और संस्थागत सहायता हो, ठीक है। यानी यहाँ पे आसपास में लोगों की, नहर के आसपास लोगों के पास जमीन तो है लेकिन उसके पास में पैसे नहीं है, इस वजह से वो हाई यील्डिंग वैरायटी के बीज नहीं खरीद पाते हैं और अपना जो कृषि कार्य वो नहीं कर पाते हैं, तो उनको संस्थागत वित्तीय सहायता देना। और नेक्स्ट है कि कृषि और पशुपालन से विकास नहीं होगा, इसमें नेक्स्ट हमें कृषि और इससे संबंधित क्रियाकलापों को अर्थव्यवस्था यानी सेक्टरों के साथ भी विकसित करना पड़ेगा। और आर्थिक विविधीकरण होगा, ठीक है, मूल आबादी गांवों, शहरों, सेवा केंद्रों, सुविधाएं गांव, ठीक है, विपणन, कृषि मंडियों को सुचारू रूप से चलाना, ठीक है। तो ये सारी चीजें करेंगे तो भी यहाँ पे डेवलपमेंट, क्या ना मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट होगा, ठीक है। तो ये है हमारा जो टॉपिक के मेन बातें थी वो ये हो गई। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट जो प्रोजेक्ट है उनके बारे में बात करते हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहले तो हमने पढ़ा था जो हिली एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ठीक है। हिली एरिया हिली एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसकी शुरुआत कब हुई? 1974 75 में हुई। उसी प्रकार से जो ड्रोट प्रोन एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ड्रोट यानी डेजर्ट, सॉरी सूखा प्रोविंस था, ठीक है, ड्रोट प्रोन एरिया प्रोग्राम, ठीक है, डीपीएपी, इसकी शुरुआत 1973 74 में हुई, ठीक है। ये दोनों प्रोजेक्ट है जो हम आगे जो पंचवर्षीय योजना है उसमें लिखते जाएंगे, ये फोर्थ पंचवर्षीय योजना में और ये भी फोर्थ पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। उसी प्रकार से आगे है कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। तो इसकी शुरुआत की गई थी आपके दिसंबर 1974 में, ठीक है, दिसंबर 1974 में की गई थी। तो ये भी 1974 की बात है, तो ये भी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया है। उसी प्रकार से डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, डीडीपी की शुरुआत कब की गई? 1977 78 में की गई है, ठीक है। और इसमें जो मेन जो ईयर है वो 1977-78 है, ठीक है। उसी प्रकार से स्मॉल फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी हमने पढ़ लिया 1971, मार्जिनल फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी 1977। और नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम आईटीडीपी, आईटीडीपी की शुरुआत कब हुई? 1974 में। ये भी फोर्थ 5 ईयर प्लान में इसको शुरुआत किया गया था, ठीक है। और नेक्स्ट हमने पढ़ा ये जो पॉपुलेशन बॉम्ब है एल रीची की है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने देख ली है। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे कोई नहीं है, ठीक है, बस यही है, चार पांच चीजें ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, नेट जेआरएफ हो, चाहे लैब असिस्टेंट हो, फर्स्ट ग्रेड हो, जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो, उसमें ये क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। ये सदाबहार क्वेश्चन है क्योंकि एक प्लानिंग जो टॉपिक है ज्योग्राफी में वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सभी जो एग्जाम होते हैं राजस्थान में या सेंट्रल लेवल पे, उन सभी में प्लानिंग से संबंधित क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो ये हिली एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम हो, ठीक है, ये ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम हो, कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम हो, डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम हो, इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम हो, एक तो इनको एज इट इज सन याद रखने, और दूसरा कौन सी पंचवर्षीय योजना में इनको लागू किया गया था, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर नंबर 9 है वो कंप्लीट होता है, और नेक्स्ट सेशन में हम चैप्टर नंबर जो 10 है उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के इस सेशन में इतना ही है। और जो 11th और जो 12th क्लास की दूसरी एनसीईआरटी है उनका भी आप डिस्कशन जरूर देखिए एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में एनसीईआरटी का डिस्कशन शेयर कीजिए और अपना जो वैल्यूबल फीडबैक है कमेंट कीजिए, ठीक है। तो चलिए आज के इस सेशन में इतना ही है, नेक्स्ट सेशन में हम चैप्टर नंबर 10 को डिस्कस